मैं कमिंग सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर। याशिका जी, आपने 2015 में एमएससी फिजिक्स किया यस सर। जोधपुर यूनिवर्सिटी से 79% से। उसके बाद में क्या किया? 2015 से तो अब 25 आ गया। सर एक्चुअली सिविल सर्विसेज आने के लिए मेरी माँ ने मुझे इनकरेज किया था। उसके बाद मैंने आईएएस की प्रिपरेशन की थी और उसके मैंने 3 अटैम्प्ट दिए हैं। उसके बाद मैंने 2 से 3 साल का गैप लिया था पर्सनल रीजंस की वजह से, और उसके बाद में मैंने आरएस और आईएएस दोनों के एग्ज़ाम्स लिखे थे, जिसमें 2023 वाली जो भर्ती थी उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ है, और 2024 वाले का जो मेंस है वो अभी जून के अंदर है। ओके, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में क्यों आना चाहती थी? आपकी तो फिजिक्स और पीसीएम मतलब साइंस में इतनी अच्छी परसेंटेज रही, तो फिर आप अचानक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में इंक्लिनेशन कैसे बना? क्योंकि सर मैं अपने लाइफ गोल्स के बारे में सोच रही थी, तो जो मेरा विज़न था अपने लाइफ को लेकर, वो सर आरएस की जो सिविल सर्विसेज है वो सर बहुत हद तक मैच कर रहा था। क्योंकि सर उसमें इतनी विविधता है, सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है, सेल्फ ग्रोथ के लिए मिलता है, और सर यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन भी बहुत हाई है। तो सर इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज को चुना। ओके, आपकी लाइफ का गोल क्या है? सर मेरी लाइफ का गोल है कि मैं कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखती रहूँ, और जब तक मैं जीऊँ तब तक एक कंटिन्यूस लर्निंग रहे और मैं अपने आप को ग्रो करती रहूँ। कैसी लर्निंग आप चाहते हैं? सर मुझे चाहिए, मतलब मेरा ऐसा गोल है कि मैं हर साल एक नई स्किल सीखूं और उसके ऊपर काम करूं। अभी तक कितनी स्किल्स आपने सीख ली? सर अभी तक मैंने कुछ ही की सीखी है। जैसे? जैसे कि सर पहले मुझे कुकिंग नहीं आती थी, तो सर मैंने कुकिंग सीखी थी। उसके बाद मैं लास्ट ईयर कॉस्प्ले जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग होती है सर, मैंने उसके ऊपर काम किया था। अच्छा, माउंटेनियरिंग वगैरह भी सीखेंगे कभी? यस सर। ओके, चलिए ये बताइए कि ये जो स्टारलिंक कंपनी है, आप तो फिजिक्स से की स्टूडेंट है, स्टारलिंक कंपनी का नाम बहुत चर्चा में आ रहा है। यस ये क्या करना जा रही है और इसके ओनर कौन है? अभी खूब न्यूज में है। यस सर। सर स्टारलिंक कंपनी के ओनर इलॉन मस्क हैं, और सर उनका विजन है कि वो रिमोट एरियाज जो है वहाँ तक भी इंटरनेट की सर्विसेज पहुँचा सके। इसके लिए उन्होंने जो सैटेलाइट नेटवर्क है, उन्होंने लो अर्थ ऑर्बिट में खूब सारी थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की है, जिससे वो पूरे अर्थ के अंदर कहीं पर भी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो पहुँचाई जा सके। भाई, अभी अपन ये पढ़ रहे हैं कि जो हमारा स्पेस है इसमें कचरा बहुत है। यस सर। इतने सारे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं और इतने सारे जो टाइम बार्ड हो गए हैं वो सब घूम रहे हैं। इनको कैसे हम नष्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं? क्योंकि अपन को तो दिखते नहीं है, लेकिन ये आपस में टकरा भी रहे हैं, यस सर। है ना? तो ये इनका कचरा पृथ्वी पे नहीं आ रहा क्या? सर क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उससे बाहर है, तो सर फिलहाल वो अर्थ पे कचरा आ नहीं रहा है। पर सर इसके लिए हमने बहुत सारे जो मेथड्स हैं वो डिज़ाइन किए हैं, जैसे कि एक डिफ्लेक्शन मेथड है, जिसके तहत उसके उन्हें वहाँ से किसी और चीज़ से टकरा कर उन्हें अर्थ की तरफ उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में लाया जाए, ताकि वो जो ग्रेविटेशनल पुल है और जब वो उसके मतलब वायुमंडल से गुजरेंगे तो अपने आप ही जलकर नष्ट हो जाए। या फिर हम उसे मतलब कि जो बाहर वाला एरिया है जो हमारी ऑर्बिट से जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं उनसे बाहर की ऑर्बिट में भेज दें, ताकि वो वायुमंडल के बाहर चले जाए हमारे। अच्छा, ये जो अपन पढ़ रहे थे, ये स्पेस स्टेशन जो बना हुआ है, एक फुटबॉल के मैदान के बराबर उसकी आकृति है, ये कैसे वहां पे रहते हैं? सस्पेंडेड कैसे रहते हैं अंतरिक्ष में? सर क्योंकि वो लो अर्थ ऑर्बिट में है, और उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो उन्हें परमिट करती है कि वो ऑर्बिट के अंदर इतनी स्पीड से घूमे कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल लो अर्थ फील्ड। ऑर्बिट में 550 किलोमीटर पे ही है यस सर। ये जो स्पेस स्टेशन है? यस सर, वो अराउंड 400 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच में है सर। अच्छा, तो इसमें ये जो अभी ये रही थी सुनीता विलियम्स, 9 महीने उसी पे रही थे? यस सर। अच्छा अच्छा, तो भारत ने भी अभी कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया था, डॉकिंग अनडॉकिंग। यस क्या सर। होती है ये? सर ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही रिवोल्यूशनरी है, क्योंकि सर हम जो भारतीय स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहे हैं उसमें अगर हम कोई भी सर सामान भेजते हैं या फिर हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजते हैं, तो सर डॉकिंग सिस्टम जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई स्पेस क्राफ्ट जो यहाँ से जाए वो वहाँ पे डॉक हो सके, और जो स्पेस स्टेशन बना हुआ है उसमें कोई भी सामान या जो यात्री है वो उसमें एंटर कर सके। अच्छा, अभी एक और न्यूज आई, 124 लाइट ईयर्स दूरी पर एक नया ग्रह मिला है जिसमें कि शायद मानव जीवन की संभावना, नॉट मानव जीवन। क्या उसमें ऐसी
क्या चीज जो उनको दिखी है जिसको कि वो मान रहे हैं संभावना, और उसकी ये खोज किसने करी है, कौन है वो? सर ये एक इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं, और जो हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है उसने ये जानकारी दी है कि वहाँ पे जो मीथेन जो है, उनके जो मीथेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके वायुमंडल जो है उनमें मिला है। माना जाता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन है उनकी वजह से ये कंपाउंड जो है आपको वायुमंडल में देखने को मिल सकता है। ऑल्दो इसकी कहीं और भी वजह हो सकती है, जैसे कि लाइटनिंग या वॉल्केनिक इफेक्ट हो सकता है, पर अभी उस पे ऊपर और शोध करनी बाकी है। पर ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे जीवन की संभावना हो सकती है। ये खोजा किसने ये? सर उन साइंटिस्ट का नाम अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। नो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरा एक आखिरी सवाल, ये जो स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए, इनको समुद्र में उतारा गया। यस। कुछ ऐसे होते हैं यान जिनको कि डेजर्ट में उतारा जाता है, या स्पेस शटल से वापस ये स्पेस शटल वापस आती है, क्या दोनों तीनों में क्या डिफरेंस है? सर मोस्टली जो लैंडिंग साइट होती है वो हम ऐसी जगह पर रखना प्रेफर करते हैं जहाँ से जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही कम देखा जाए, जो बाकी शहर है उनके ऊपर इम्पैक्ट ना हो। वो तो समुद्र और रेगिस्तान है। अमेरिका में नवाडा का जो डेजर्ट है वहां ये काम करते हैं। क्या करते हैं, मतलब ये स्पेस शटल क्या होती है, अगर आपने कुछ ध्यान हो तो? सर स्पेस शटल बेसिकली एक स्पेस क्राफ्ट है जिसमें हम अगर कोई एस्ट्रोनॉट वापस गया है तो उसे सर वापस लाया जा सकता है। उसको हम रीयूज कर सकते हैं। यस। अब ये जो समुद्र में उतर गया, जल के आया है काफी, तो अब ये यूज नहीं होगा स्पेस शटल, यू कैन रीयूज इट। यस। सर प्लीज। आपने बताया कि आप जोधपुर की रहने वाली हैं। यस। जोधपुर की स्थापना किन्होंने की थी? सर महाराजा राव जोधा जी ने की थी। कब इसकी स्थापना हुई थी जोधपुर की? सर 1459 के अंदर उन्हें स्थापित किया था। ओके, अभी जोधपुर, इसके अलावा कोटा और जयपुर, यस। यहाँ नगर निगम एकीकरण की बात चल रही है तीनों जगह। दो Yes, दो sir. पहले बाइफरकेशन किया, आजकल यूनिफिकेशन की बात हो रही है। तो इसका एकीकरण करने के पीछे सरकार ने क्या औचित्य दिया है? सर मुझे जो एग्जैक्ट गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है वो भी रिकॉल नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसका आप बताइए, इससे फायदे होंगे या नुकसान? और अगर फायदे हैं तो पहली गवर्नमेंट ने इसका विभाजन क्यों किया था? सर पहले उनका विभाजन करने का एम ये था कि जो रिसोर्स अलोकेशन है वो ज़्यादा एफिशिएंटली किया जा सके, और जो एरिया है, जो पीपल की सर्विसेज हैं वो उन्हें ज़्यादा मिल सके। पर सर बाद में देखा गया है कि जो कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से उनमें बहुत सारे जो एफिशिएंसी जो हम मान के चल रहे थे आएगी वो आई नहीं। तो सर इस वजह से वापस इनका यूनिफिकेशन किया जा रहा है। ओके, आपकी माताजी क्या करती हैं? वो सर एक हाउस वाइफ है। कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? वो सर 10th क्लास तक पढ़ी है। तो आपकी माताजी कैसे जानती हैं कि आरएस भी कोई चीज होती है? क्यों? उन्होंने आपको कैसे इंस्पायर किया? क्योंकि सर जब वो एक बार बाहर गई थी तो उन्होंने ऐसे आरएस के बारे में सुना था कि मतलब कि उनके पास उन्हें बहुत ही सामाजिक सम्मान जो है उन्हें बहुत मिलता है, उनकी बहुत तो क्या 10वीं की महिला ये सब समझती है क्या? सामाजिक सम्मान, आरएस, इतना बड़ा पद, और ये? सर मुझे ऐसा लगता है कि इंसान चाहे कहीं तक भी पढ़ा हो, पर जो समझदारी है वो तो सर हम अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। तो मोस्टली सारे ही लोग जो है उन्होंने किसी न किसी फील्ड में उन्हें नॉलेज होती है, तो ऐसे देखा जाए तो हर एक इंसान जो है उनमें अपना एक नॉलेज सेट होता है। तो सर वो समझदार होते हैं और वो इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो उन्होंने आपको कैसे इंस्पायर किया कि आपने अपना फील्ड ही बदल लिया? एक अच्छी साइंटिस्ट हो सकती थी आप, आपने सरकारी नौकरियों की तैयारी में इतना टाइम लगा दिया, 10 साल। क्योंकि सर जब एक चीज़ करते रहते हैं तो मुझे ऐसा था कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, तो मुझे हर क्षेत्र में रुचि बनी रहती है। तब मेरी माँ ने मुझे ऐसा कहा था, क्योंकि मुझे हर फील्ड में कुछ ना कुछ सीखने की रुचि बनी रहती है, तो अगर मैं साइंस को ही परस्यू करती हूँ तो मैं सिर्फ साइंस के बारे में ही पढ़ूंगी और कुछ और जान नहीं पाऊंगी। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि यदि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जाती हूँ तो मुझे हर सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती रहेगी, और जो मेरी सीखने की चाह है वो भी पूरी होती रहेगी। आपकी माताजी को सैल्यूट करना पड़ेगा कि वो 10वीं तक पढ़ी लिखी और हर फील्ड की उनको जानकारी है। सर उन्होंने इतना गाइड कर दिया आपको। सर मैंने अपने लाइफ में जो भी अभी तक अचीव किया, जो भी नॉलेज है मेरी या जो समझ है, वो सर उसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल रहा है। पिताजी का कोई रोल नहीं है? सर मेरे फादर से मैंने हार्ड वर्क सीखा है, क्योंकि सर उन्होंने अपने लाइफ में बहुत मेहनत की और वो बहुत डिसिप्लिन्ड है। सामान्यतः तो ये होता है कि लड़के अपनी माँ से ज्यादा इंस्पायर होते हैं और लड़कियां अपने पिता से ज्यादा इंस्पायर होती हैं। आप थोड़ा उल्टा ऐसा रहा है।
सर मोस्टली तो हम अपने माता पिता दोनों से ही इंस्पायर होते हैं। नहीं, फिर भी ऐसा माना जाता है कि लड़कियां अपने पिता से ज्यादा कनेक्टेड रहती हैं। यस सर। अच्छा चलिए, खैर, तो इससे ये तो मानना होगा हमें कि महिला शिक्षा जरूरी नहीं है एम्पावरमेंट के लिए, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है। यस सर। तो फिर गवर्नमेंट महिला शिक्षा पे इतना क्यों जोर दे रही है? क्योंकि सर महिला शिक्षा जो है वो पहला स्टेप है जो उन्हें ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाती है, तो इसलिए सर महिला शिक्षा पे बहुत जोर दिया जा रहा है। ओके, जोधपुर किन चीजों के लिए ज्यादा फेमस है? सर जोधपुर अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए, अपने हेरिटेज जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो भी वो किले हैं, उनके लिए जाना जाता है, अपने कुजीन्स के लिए जाना जाता है। वहाँ एक छीतर महल पैलेस है। यस सर। ये छीतर महल जो है, ये छीतर पत्थर से बना हुआ है, इसकी क्या विशेषता है? सर कहते हैं कि ये जितने भी पत्थर सैंडस्टोन है, उनमें सबसे मजबूत सैंडस्टोन जो है वो छितर पत्थर होता है। और क्या विशेषता है इसकी? सर इसमें जो जब भी हम घर बनाते हैं, उसके अंदर सबसे लंबी जो उसमें पत्थर की वो डलती है, वो सर छितर पत्थर से निकालना आसान रहता है। उसमें आप इतना लंबा पत्थर निकाल सकते हैं कि उससे खंबे और या छत, घर की छत डाली जा सके। ओके, थ्योरी ऑफ रिलेटिविलिटी क्या है ये? सर ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सर दो, एक स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी और फिर सर जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी। जनरल रिलेटिविटी में उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसे एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि जो स्पेस टाइम फैब्रिक है, उसमें कर्वेचर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जनरेट होता है। क्या टाइम ट्रेवल संभव है? सर टाइम ट्रेवल जो है वो पॉसिबल है यदि हम स्पेस टाइम फैब्रिक का जो कर्वेचर है उसे इस्तेमाल करें, तो सर एक होल जो है वो तैयार होता है जिससे टाइम ट्रेवल जो है वो किया जा सकता है। तो अगर मान लो आपको टाइम ट्रेवल का अवसर मिले तो आप किस टाइम में जाना चाहेंगी और क्या सुधार करना चाहेंगी? ऐसी कोई घटना भविष्य में या पास्ट में? सर मैं थोड़ा सा सर एक सेकंड सोचना चाहूंगी इसका। हाँ प्लीज, आप सोचिए। सर यदि मुझे टाइम ट्रेवल का मौका मिलता है तो सर मैं अपनी एक गलती को सुधारना चाहूंगी। कौन सी गलती है जिसको आप सुधारना चाहेंगे? सर मेरे दादाजी का जो बर्थडे था वो सर हम सेलिब्रेट करने वाले थे पर हम कर नहीं पाए थे, फिर उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सर मैं अपनी वो वाली गलती सुधारना चाहूंगी। ओके, पर ये तो कोई गलती नहीं है ना, ये एक इंसिडेंस था, उसमें आपका तो कोई गलती नहीं था। सर आपने मुझे टाइम ऐसा ट्रेवल को इतना मतलब आपको अपॉर्चुनिटी दी गई। सर तो चलिए, खैर ये आपका पर्सनल एक चॉइस रहा, इसमें आप अच्छी बात है। दूसरा चीज, मुझे ये बताइए कि जोधपुर को राजधानी क्यों नहीं बनाया गया, जबकि जोधपुर रिच था, जोधपुर बहुत बड़ा शहर भी है, जयपुर को ही क्यों राजधानी बनाया गया? सर उसके दो मुख्य कारण दिए गए थे। क्योंकि जोधपुर में एक तो पानी की कमी है, तो जितना पॉपुलेशन और इंफ्रा डेवलप करने की जरूरत पड़ती उतना पानी वहाँ पे था नहीं। और दूसरा सर दिल्ली जो कैपिटल है हमारी, उससे उसकी दूरी भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से सर जोधपुर को जो कैपिटल है उस टाइम पे नहीं बनाया गया था। ठीक है, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दे रहा हूं मैं आपको, आपके सामने, आपका विवाह अभी नहीं हुआ होगा, यस। आपके सामने दो बड़े हैं, एक आपसे डबल एज का है, अच्छा इंसान है, पढ़े लिखे भी हैं, एक व्यक्ति आपकी एज का है लेकिन अपराधी टाइप का व्यक्ति है, किससे विवाह करना चाहेंगे? सर जो मुझसे डबल एज के हैं और पढ़े लिखे हैं, मैं उनसे विवाह करना तो चाहूंगी। केवल पढ़ा लिखा होना ही ठीक है डबल एज का, या ये व्यक्ति, इस अपराधी को आप सुधार सकते हैं? माना जाता है कि महिला पुरुष को सुधार देती है। सर ये सच है कि हम किसी को सुधार सकते हैं, पर क्योंकि मैं अपना पार्टनर चूज करने वाली हूँ, तो सर मुझे एक ऐसा व्यक्ति की ज़रूरत है जो कि सर नॉलेजेबल हो और मुझे मेरे लाइफ के डिसीजन में सपोर्ट कर सके। ओके, आपने साइंस पढ़ी है, तो आप मुझे ये बताओ कि ये जुड़वा कितने प्रकार के हो सकते हैं? सॉरी सर। ट्विंस कितने प्रकार के हो सकते हैं? सर अभी मुझे सिर्फ दो ही पता है। दो ही एक तो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, और सर दूसरे जो एक पर्टिकुलर नाम है मुझे भी रिकॉल नहीं हो रहा है, पर जिनमें ट्विंस जो है उनकी जो शक्ल है वो मैच नहीं करती है। ओके सर, प्लीज। जी सर। एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? सर मुझे ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को विजनरी होना चाहिए, और सर उसे टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन जो है वो आना चाहिए, ताकि वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो अपने साथी हैं, उनके साथ मिलकर किसी भी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कर सके। और सर उनमें एम्पैथी जो है, एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस, उनका गुण होना चाहिए, ताकि वो
जो भी जिस भी व्यक्ति की वो सहायता करने वाले हैं या जिन मार्जिनलाइज सेक्शन तक उन्हें स्कीम पहुंचानी है, वो उनकी तकलीफों को समझ सके और उन तक वो स्कीम को पहुंचा सके। ये आपने मुझे आपके जवाब में जो बताए सारे गुण ही बताए हैं। मैंने पूछा प्रशासन में आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, कौन से ऐसे विशिष्ट क्षेत्र है जहां पर आप काम करके एग्जाम्पल सेट करना चाहती हैं? सर, मैं जो महिला शिक्षा है उस क्षेत्र में काम करना चाहूँगी, और सर जो महिला सुरक्षा है उस क्षेत्र में काम करना चाहूँगी। महिला शिक्षा के लिए अभी कोई नीतियां हैं सरकार की महिलाओं में शिक्षा को प्रमोट करने के लिए? सर, जो समग्र शिक्षा नीति है, और दूसरी सर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना है, वो लाई गई है। क्या राजस्थान में शिक्षा को देखते हुए किसी प्रकार की जेंडर डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलती है कि महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर थोड़े कम है, बच्चियों के लिए अथवा महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर थोड़े कम है, लेकिन पुरुषों के लिए शिक्षा के अवसर ज़्यादा होते हैं? सब कुछ आपको नज़र आता है? सर, अभी भी हमारे यहाँ पे जो फीमेल लिटरेसी है वो कम है, और उसकी मेन वजह यह है कि क्योंकि हम स्कूल्स की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो सर शिक्षा का जो अभी इम्पोर्टेंस है महिला शिक्षा का, उसे अभी इतना जाना नहीं गया है। उसके बारे में और अवेयरनेस फैलाने की हमें ज़रूरत है। चलिए अभी बताइए, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जो टैरिफ पॉलिसी रिवाइज की गई है, कुछ रेसिप्रोकल टैरिफ्स उन्होंने इम्पोज किए हैं, इस टैरिफ से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ने वाला है? सर, जो टैरिफ पॉलिसी है उसकी वजह से जो सप्लाई चेन्स हैं उनमें सर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो पाया गया है, और सर पूरे जो यूरोप के प्रति और जो इतने सारे टैरिफ्स लगाए गए हैं उससे वजह से माना जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकता है नियर बाय फ्यूचर के अंदर, और सर जो रिसेशन है उसकी आशंका जो है वो बढ़ जाएंगी। रिसेशन से क्या समझते हैं आप? सर, रिसेशन जब कंसेक्यूटिव टाइम में जब भी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो डिक्रीज है वो देखने को मिलता है तो सर उसे रिसेशन माना जाता है। रिसेशन क्या इसके इम्पैक्ट्स होते हैं रिसेशन के किसी भी इकोनॉमी के ऊपर? सर, रिसेशन के केस में ये देखा गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, और जो प्रोडक्शन है वो कम होने की वजह से फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद होने लगती हैं। अक्सर मैंने देखा न्यूज़पेपर में कि भारत के लिए ये एक अवसर की तरह है, Yes, तो आप क्या मानते हैं भारत के लिए ये टैरिफ जो बढ़ाए गए हैं अमेरिका द्वारा, ये एक अवसर है या आपदा है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सर हमारा जो अगर यदि हम मान के चलें कि हम अगर जो ट्रीटी है जो हम ट्रीटी करना चाह रहे हैं, अगर वो डिले भी हो जाती है तब भी हमारे ऊपर जो टैरिफ लगा है वो 26% है, जो कि बाकी जो देश हैं उनके मुकाबले बहुत कम है, तो हमें कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो उस फील्ड के अंदर मिल सकता है। और क्योंकि हम यूरोप और इन सभी देशों के साथ अभी भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन है उसका हमें चांस मिलेगा। तो भारत को लॉन्ग टर्म में और कॉम्पिटिटिव बनने के लिए क्या करना चाहिए? अभी हम दूसरे देशों के टैरिफ पर डिपेंडेंट ना होकर लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए कॉम्पिटिटिव बनाए, तो क्या होनी चाहिए वो स्ट्रेटजी? सर, हमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है अपना उसे कॉम्पिटिटिव और प्रोडक्टिव बनाने की और एफिशिएंट बनाने की दिशा में काम करना है, ताकि हम उसमें नई टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज़ करके उसे और ज़्यादा प्रोडक्टिव और कॉम्पिटिटिव बना सकें दूसरे जो देश हैं उनकी तुलना में। और जो हमारा सर्विस सेक्टर है और जो भी नई टेक्नोलॉजी है उनमें हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो नई टेक्नोलॉजी है उस फील्ड में भी ज़्यादा काम कर पाएँ। आपको क्या लगता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हम मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पिछड़े हुए हैं ऐसा और उसे और कॉम्पिटिटिव बनाने की बातें करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? सर, हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल जो मिसिंग मिडल है सर, वो देखा गया है, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर से सीधे सर्विस सेक्टर के ऊपर शिफ्ट हो गई है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है उसे उतना प्रमोशन जो है वो मिला नहीं है। हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी है उसका अपग्रेडेशन भी उतना हुआ नहीं है। हमारे यहाँ पे जो मिडल उसके अंदर जो इकाइयाँ हैं मैन्युफैक्चरिंग की वो उतनी है नहीं, तो हमारे यहाँ पे जो सब एंसिलरी पार्ट जो कंपोनेंट बन सकते थे वो बने नहीं है। चलिए ठीक है सर, प्लीज। आपने लिखा है बुक रीडिंग आपकी हॉबी है, यस सर। कौन सी बुक आप पढ़ना पसंद करती हैं? सर, नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन में एग्जाम्पल कोई कौन सा आपका पसंदीदा राइटर है? सर, अभी सर मेरा कोई पसंदीदा राइटर नहीं, क्योंकि मैंने मोस्टली जो भी बुक्स पढ़ी हैं वो टॉपिक के बेसिस पे मैंने उन्हें लिए कुछ purchase किया था। ऑटोबायोग्राफीज भी पढ़ी है कभी? सर, मैंने अभी तक ऑटोबायोग्राफीज नहीं पढ़ी हैं। अच्छा अच्छा, कोई फेमस बुक की है कि अब्दुल कलाम साहब की, विंग्स ऑन फायर, कुछ यस सर। पढ़ा?
सर मैंने पढ़ी नहीं है, पर बस मुझे उसका क्रक्स पता है। बताइए। सर वो उनकी लाइफ ऑटोबायोग्राफी है, जिसपे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को बताया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने बचपन में मतलब कि उनके फादर का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहा है, उनके टीचर का उन पर इन्फ्लुएंस रहा है, और बाद में जब वो कॉलेज गए और फिर उसके बाद में जब उन्हें जो उनका एक इंसिडेंट है जो मुझे याद है कि जिसमें उन्होंने बताया था कि जब वो पहली बार बाहर गए थे और उन्होंने है ना एक पोर्ट्रेट देखी थी जिसके ऊपर मैसूर वॉर जो है वो बताया गया था, जिससे उन्हें पता चला कि मिसाइल जो है वो सबसे पहले इंडिया में बनाया गया था और उस टाइम पे इस्तेमाल हुआ था। वेरी गुड। ये आजकल मॉडर्न टाइम में अमीश त्रिपाठी वगैरह के नाम सुने हैं आपने? नागाज जिसने लिखी, यस सर। कुछ पढ़े इनके? और कौन कौन से हैं? सर वो एक फिक्शनल राइटर हैं जिन्होंने जो इंडियन माइथोलॉजी है उनको ऊपर बुक्स लिखी हैं। तो सर उन्होंने शिवा ट्रायलॉजी जो है वो बुक निकाली है, और एक रामचंद्र सीरीज जो है उन्होंने वो निकाली है। ये आज पेपर में आया गीता और भरतनाट्य के ऊपर क्या है, कुछ बता सकते हैं? यूनेस्को ने उन्हें जो मेमोरी हेरिटेज मेमोरी है उसके अंदर मेमोरी ऑफ द बुक जो है उसमें शामिल किया है। अच्छा, इन दोनों किताबों। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका इंटरव्यू हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।